तो स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स के एक नए क्लास में। आज से क्लास में हम लोग लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस को स्टार्ट करेंगे और ये हमारा लोकवित्त का क्लास नंबर 1 होगा। अगर हम लोग लोकवित्त की बात करें तो लोकवित्त को हम लोग इसमें टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका लोकवित्त है यानी कि पब्लिक फाइनेंस है, इस पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक को हम लोग जेपीएससी पेपर 5 के सिलेबस के अनुसार हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो आपका है लोकवित्त वाला, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका लोक राजस्व, और वहीं अगर तीसरा पार्ट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका करारोपण एवं करारोपण के प्रकार। तो लोकवित्त को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पहले जानेंगे लोकवित्त के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोक राजस्व के बारे में, और थर्ड नंबर जो पार्ट हो जाएगा वो आपका करारोपण एवं करारोपण के प्रकार यानी टैक्सेशन के जो जितने भी टैप्स हैं इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग पहले पार्ट की बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं लोकवित्त, तो लोकवित्त को हम लोग इसमें 4 डायमेंशन में पढ़ेंगे। पहला तो लोकवित्त का विकास के बारे में जानेंगे, दूसरा लोकवित्त का महत्व जानेंगे, तीसरा हम लोग लोकवित्त का जो है विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा जो है लोकवित्त का प्रभाव या फिर इसका जो क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकवित्त को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है लोकवित्त, दूसरा है लोक राजस्व और तीसरा है करारोपण एवं करारोपण के प्रकार, ठीक है। लोकवित्त को भी 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक आपका लोकवित्त का विकास, दूसरा है लोकवित्त का महत्व, तीसरा है लोकवित्त की जो है विशेषताएं, और चौथा जो है वो आपका लोकवित्त का प्रभाव या फिर उसका क्षेत्र। ये हो गया आपका लोकवित्त के अंतर्गत। और इसके बाद सेकेंड पार्ट लोक राजस्व और थर्ड पार्ट आपका करारोपण एवं करारोपण के प्रकार। तो आई होप इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो लोकवित्त को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग एक सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि लोकवित्त आखिर होता क्या है, तो अगर हम लोग लोकवित्त के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखें कि लोकवित्त क्या होता है तो सुन लीजिए ज़रा सा। तो लोकवित्त का तात्पर्य सरकार की आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार की व्यय यानी कि लोक व्यय, तथा सरकार का जो है उधार यानी कि लोक उधार। और ये जो लोक उधार होगा ये आपका घरेलू भी हो सकता है और ये आपका विदेशी भी उधार हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात बोले लोकवित्त का अर्थ क्या होता है, सरकार की आय, सरकार का व्यय और सरकार का उधार, और इन तीनों का हम लोग मिला देंगे तो इनका जो प्रबंधन होता है वो लोकवित्त कहलाता है। तो सरकार का मतलब लोकवित्त का तात्पर्य सरकार की आय, सरकार की व्यय तथा सरकार का जो उधार है, इन सभी का जो प्रबंधन होता है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। अब आपको लोकवित्त क्या है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस में हम लोग 3 पॉइंट इसमें देखे हैं, 3 पॉइंट क्या क्या देखे हैं वो देख लीजिए। अगर हम लोग पब्लिक फाइनेंस की बात करें, लोकवित्त की बात करें, तो लोकवित्त को हम लोग जो है वो 3 भाग में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं वो तो अलग है, लेकिन हम लोग लोकवित्त का जो विशेषता देखिए यानी कि इसका मतलब विशेषता नहीं मतलब इसका इंट्रोडक्शन देखिए। तो लोकवित्त के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग 3 पॉइंट को शामिल करते हैं। पहला तो है आपका सरकार की आय यानी कि रिवेन्यू, लोक राजस्व इसको कहते हैं। दूसरा है सरकार की व्यय यानी कि लोक व्यय, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, टोटल जो है हो रहा सो। और थर्ड है आपका सरकार का उधार यानी कि लोक उधार। ये उधार आपका घरेलू भी हो सकता है, ये उधार आपका विदेशी भी हो सकता है, यानी कि जो बोरोइंग किया जा रहा सो। तो रेवेन्यू यानी कि आपका पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और आपका जो पब्लिक बोरोइंग है यानी कि लोक राजस्व, लोक उधार और लोक व्यय जो है, यही आपका क्या कहलाता है, पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोकवित्त कहलाता है। इन तीनों का जो प्रबंधन है यही आपका लोकवित्त कहलाता है। ये पहला डिफिनेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें चाहे तो एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं और वो हो जाएगा आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। तो घाटे का वित्त प्रबंधन को भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। घाटे का वित्त प्रबंधन समझो कि नया नोट छापना, नए नोट का जारी कर देना, यानी कि घाटे का वित्त प्रबंधन। तो समझ में आया लोकवित्त का डेफिनेशन क्या बोले हम कि लोकवित्त का तात्पर्य सरकार की आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार की व्यय यानी कि लोक व्यय तथा सरकार का उधार यानी कि लोक उधार। ये आपका घरेलू और विदेशी दोनों हो सकता है। इनके जो है इनका प्रबंधन ही लोकवित्त कहलाता है। इसमें हम लोग एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं, वो है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। तो घाटे का वित्त प्रबंधन को भी इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं लोकवित्त के अंतर्गत ही। ये हो गया पहला डेफिनेशन। इसके अलावा देखिए दूसरे शब्दों में लोकवित्त के अंतर्गत लोक राजस्व, लोक व्यय, लोक उधार और घाटे के वित्त प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग देखें तो लोकवित्त का परिभाषा के अंदर ही हम लोग देखें 4 तरह का आता है इसमें कॉन्सेप्ट। तो लोकवित्त में हम लोग जो है वो पहला
मतलब कि लोक राजस्व को, लोक व्यय को और लोक उधार को शामिल करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो घाटे का वित्त प्रबंधन को भी शामिल करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लोक वित्त का डिफिनेशन क्या था वो डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अभी आपको बताया गया था पहला पॉइंट कि सरकार का आय, सरकार का आय, तो सरकार का आय इसी को हम लोग बोलते हैं लोक राजस्व। सरकार की आय को ही लोक राजस्व कहा जाता है। और लोक राजस्व का प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग राजस्व नीति अपनाते हैं, यानी कि फिस्कल पॉलिसी अपनाते हैं। वहीं अगर देखिए सेकेंड पॉइंट, तो सरकार का आय, सरकार का आय बताए ना, सॉरी ऊपर सरकार का आय यानी कि लोक राजस्व, और लोक राजस्व का प्रबंधन राजस्व नीति के द्वारा। इसके अलावा देखिए, अभी बताया गया था कि सरकार का व्यय, तो सरकार का व्यय जो है वही आपका लोक व्यय हो जाएगा, और इसका प्रबंधन व्यय नीति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अभी थर्ड नंबर पॉइंट बताए थे कि सरकार का उधार, तो सरकार का उधार वही कहलाता है आपका लोक उधार, जो कि घरेलू या विदेशी दोनों हो सकता है, और इसका प्रबंधन उधार नीति के द्वारा। तो राजस्व, लोक राजस्व का प्रबंधन राजस्व नीति के द्वारा, लोक व्यय का प्रबंधन व्यय नीति के द्वारा, और लोक उधार का प्रबंधन उधार नीति के द्वारा। और ओवरऑल तीनों को बोलते हैं लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन तीनों का प्रबंधन आपका क्या कहलाता है, तो इन तीनों का प्रबंधन ही आपका जो है वो पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त कहलाता है। सिंपल सी बात बताया गया था कि सरकार की आय कहने का अर्थ है लोक राजस्व, और लोक राजस्व प्रबंधन राजस्व नीति के द्वारा। उसके बाद सरकार का व्यय लोक व्यय, और इसका प्रबंधन व्यय नीति के द्वारा। सरकार का उधार लोक उधार, और इसका प्रबंधन उधार नीति के द्वारा। और अगर हम लोग तीनों को जोड़ दें, यानी कि लोक राजस्व का प्रबंधन, लोक व्यय का प्रबंधन, लोक उधार का प्रबंधन, इन तीनों का प्रबंधन जो है वो आपका लोक वित्त कहलाता है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, क्या कहलाता है, तो तीनों का प्रबंधन जो है वो आपका लोक वित्त कहलाएगा। ये नहीं दिखता ज़्यादा ना, इन तीनों का प्रबंधन जो है वो आपका लोक वित्त कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, ये ज़्यादा दिखता है ना इस कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इसी में बताया गया है कि तीनों नीति का सम्मिलित रूप राजकोषीय नीति है। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं ना कि तीनों नीति का, यानी कि राजस्व नीति, लोक नीति और व्यय नीति, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है उसी को तो हम लोग राजकोषीय नीति भी कहते हैं, यानी कि फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बोले राजस्व नीति, जिसमें हम लोग बोले व्यय नीति, जिसमें हम लोग बोले उधार नीति, तो इन तीनों को ही हम लोग सम्मिलित रूप से जो है वो राजकोषीय नीति कहते हैं। तो राजकोषीय नीति और लोक वित्त आपका दोनों मिला हुआ टॉपिक है। तो आप जब भी आंसर लिखिएगा तो राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी और लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, इन दोनों का कॉन्सेप्ट को मिलाकर ही लिखिएगा, तभी आपका पूरा हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो इन तीनों नीति में किसका बात कर रहे हैं, एक है आपका राजस्व नीति, एक है आपका व्यय नीति और एक है आपका उधार नीति। तो इन तीनों को जब हम लोग सम्मिलित रूप में मिलाकर देखते हैं तो यही तो आपका राजकोषीय भी नीति है ना। तो सिंपल से यही बात है कि राजकोषीय नीति का प्रबंधन भी हम लोग लोक वित्त कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हाँ वैसा भी हो सकता है, एक अलग तरह का डेफिनेशन बनेगा, तो ये भी हो सकता है। तो अभी आपको क्या बताया गया कि सरकार का आय यही आपका लोक राजस्व है, सरकार का व्यय यही आपका लोक व्यय है, सरकार का उधार यही आपका लोक उधार है। लोक राजस्व का प्रबंधन लोक राजस्व का प्रबंधन राजस्व नीति के द्वारा, लोक व्यय का प्रबंधन व्यय नीति के द्वारा, और लोक उधार का प्रबंधन उधार नीति के द्वारा, ये चीज़ बताया गया। फिर हम लोग देखें कि लोक राजस्व का प्रबंधन, लोक व्यय का प्रबंधन और लोक उधार का प्रबंधन, तीनों को ही हम लोग लोक वित्त कहते हैं। पहला चीज़, तीनों को क्या कहते हैं, लोक वित्त कहते हैं। देखिए क्या बोले हमसे, यहाँ पे बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा डिटेल से, अदरवाइज इसमें आप कन्फ्यूजन होते रहिएगा। अभी बताएं हम कि ये मान लीजिए गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का एक आपका आय होगा यानी कि इनकम, गवर्नमेंट का आपका व्यय होगा यानी कि एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का उधार भी होता है यानी कि बोरोइंग, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का मतलब कि सरकार का आय यानी कि इसको बोलेंगे लोक राजस्व यानी पब्लिक रिवेन्यू, सरकार का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, इसको बोलेंगे व्यय नीति यानी कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी, मतलब ये व्यय, इसको लोक व्यय कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सरकार का उधार इसी को बोलते हैं लोक उधार यानी कि पब्लिक बोरोइंग, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब इन तीनों को हम लोग क्या कह देंगे, तो इन तीनों को हम लोग कह देंगे सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे, तीनों का प्रबंधन ही आपका क्या है, तो लोक वित्त है। क्या है, लोक वित्त। समझ में आया कि सरकार का आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार का व्यय यानी कि लोक व्यय, और सरकार का उधार यानी कि लोक उधार, और तीनों का प्रबंधन क्या है, लोक वित्त, पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए लोक राजस्व, हम लोग देखें ना, पहले ऊपर में देखिए लोक राजस्व,
तो लोक राजस्व का प्रबंधन जो है वो आपका राजस्व नीति से यानी कि रेवेन्यू पॉलिसी से। फिर देखिए लोक व्यय का प्रबंधन व्यय नीति से यानी कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। उसके बाद लोक उधार का प्रबंधन यानी कि बोरिंग मतलब उधार नीति यानी कि बोरिंग पॉलिसी से। तो बी पी कर देंगे बोरिंग पॉलिसी से। और इन तीनों का जो है सम्मिलित रूप यही आपका फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति कहलाता है। तो जो आपका लोकवित्त देखिए तीन तरह का उसमें शामिल होगा, जबकि तीनों का अगर नीति की बात करेंगे तो वही नीति आपका राजकोषीय नीति में आ जाएगा, फिस्कल पॉलिसी में। अब आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की कहानी हम लोग बात करते हैं। अभी बताया गया था आपका, अगर हम लोग लोकवित्त को अगर हम लोग देखें तो लोकवित्त को ना कई तरह से इसको तोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है। कैसे कैसे वो देखिए। लोक मतलब यहाँ बोला जा रहा है, लोक की बात की जा रही है मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों को बोला जा रहा है। तो सबके टोटल आय प्लस सबके टोटल व्यय का जो है प्रबंधन यही आपका लोकवित्त कहलाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बार बार एक शब्द आ रहा है ना कि यहाँ बार बार एक शब्द आ रहा है सरकार 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 आ रहा है, यानी कि लोग सरकार की बात कर रहे हैं। तो सरकार का अर्थ हमेशा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों का अर्थ मिलाकर हम लोग बोलते हैं सरकार। तीनों को मिलाकर बोला जा रहा है सरकार, ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहाँ बताया गया था ना कि लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस। तो लोकवित्त का जो है वो तीनों का सम्मिलित रूप होता है, तीनों का मतलब तीनों का जो है लोकवित्त किसको कहते हैं, राजस्व मतलब लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन तीनों का प्रबंधन आपका लोकवित्त कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया हम लोग। और अगर हम लोग देख लें तो लोकवित्त में हम लोग घाटे का वित्त प्रबंधन को भी ऐड कर सकते हैं। तो एक लोक राजस्व, एक आपका लोक व्यय और एक आपका लोक उधार, इन तीनों का प्रबंधन जो है आपका लोकवित्त है। इसमें हम लोग घाटे का वित्त प्रबंधन यानी कि चौथे टर्म को भी इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। लोक उधार आपका घरेलू भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। सरकार का अर्थ क्या होता है वो भी हम लोग जान गए हैं। आगे देखिए, मीन्स सेंटर, स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट है, सबके टोटल जो आय होंगे, सबके टोटल जो व्यय होंगे, इनका प्रबंधन ही जो है वो आपका लोक व्यय होगा। यानी सबका आय, सबका व्यय और सबका उधार, इन तीनों का प्रबंधन ही आपका लोक व्यय होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग तो तीनों का जो राजस्व नीति, तीनों का व्यय नीति और तीनों का जो उधार नीति है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति कहेंगे। प्रबंधन कर रहे हैं तो लोकवित्त, और उसके लिए नीति बना रहे हैं तो राजकोषीय नीति। सिंपल सी बात है। यहाँ तक दिक्कत है क्या आपको किसी भी तरह का? तो नहीं है ना। आगे देखिए, अब यहाँ तक तो आपको किसी भी तरह को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लोकवित्त जो है, जो बात कर रहे हैं लोकवित्त को, तो इस लोकवित्त को ना डिवाइड किया गया है कुछ कुछ भाग में। इसको देख लीजिए। अब देखिए ये जो आपका लोकवित्त है, इस लोकवित्त को भी ना दो भागों में बांटा जाता है। तीन भाग है बेसिकली, एक आपका लोक राजस्व है, एक आपका है लोक व्यय और एक आपका लोक उधार। ये हम लोग तीन को इसको तीन को भाग में इसको बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखें लोकवित्त, तो लोकवित्त के बारे में हम लोग देखें कि लोकवित्त को हम लोग तीन भाग में बांट कर पढ़ते हैं। लोकवित्त में हम लोग लोक राजस्व को शामिल करते हैं, लोक व्यय को शामिल करते हैं और लोक उधार को। तो यहाँ पे आपका लोक राजस्व लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लोक व्यय लिखा हुआ है और नेक्स्ट साइड में आपका लोक उधार लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो लोकवित्त के अंतर्गत हम लोग तीनों को शामिल करते हैं, लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार को। पहले हम लोग देखते हैं लोक राजस्व के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो लोक राजस्व के बारे में हम लोग कर राजस्व यानी टैक्स राजस्व के बारे में पढ़ते हैं, और जो है आपका गैर कर राजस्व इसके बारे में भी पढ़ते हैं। कर राजस्व के अंतर्गत हम लोग प्रत्यक्ष कर और हम लोग अप्रत्यक्ष कर को पढ़ते हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट में अगर बात करें तो आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में अगर देखें तो आपका जीएसटी आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके अलावा देखिए अगर जो गैर कर राजस्व की बात करें तो गैर कर राजस्व को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका पूंजीगत राजस्व और एक आपका गैर पूंजीगत राजस्व, ठीक है। क्या बोले हम कि लोकवित्त को तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक है आपका लोक राजस्व और एक आपका लोक व्यय और एक आपका लोक उधार। तो लोक राजस्व के अंतर्गत हम लोग कर राजस्व और गैर कर राजस्व पढ़ते हैं। कर राजस्व के अंतर्गत हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पढ़ते हैं, यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी वाला। गैर कर राजस्व के अंतर्गत हम लोग पूंजीगत आय और हम लोग गैर पूंजीगत आय पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग गैर पूंजीगत आय की बात करें तो कौन क्या क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल एक गाड़ी का चालान, ये आपका गैर पूंजीगत आय में जाएगा। आरबीआई को जो प्रॉफिट का पैसा जो है गवर्नमेंट जो देता है वो भी आपका गैर पूंजीगत में जाएगा। टोल टैक्स गैर पूंजीगत आय में जाएगा। लैंड रजिस्ट्रेशन फी जो है, भूमि पंजीकरण जो है फी, वो भी आपका गैर पूंजीगत आय में ही जाएगा। सिंपल सा आ गया है। आगे देखिए,
एक पॉइंट हम लोग जानते हैं कि टोल टैक्स को प्राइवेट कंपनी कंट्रोल करती है तथा उसका प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लेती है। अधिकांश जो टोल टैक्स है वो सभी प्राइवेट कंपनियां जो है उसको कंट्रोल करती है, लेकिन उसका जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को जो है वो जाकर गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर लेती है। तो टोल टैक्स से, लैंड रजिस्ट्रेशन से, आरबीआई को जो प्रॉफिट हुआ वो, फिर गाड़ी का चालान, ये सभी पैसा जो है वो आपका गैर पूंजीगत आय में जाएगा, पूंजीगत आय में नहीं। और गैर पूंजीगत आय किसका है? तो वो आपका गैर कर राजस्व का पार्ट है। हम लोग बोले ना कि लोक राजस्व को दो भागों में बांटे हैं, एक है आपका कर राजस्व और एक है आपका गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व के अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ेंगे, और गैर कर राजस्व के अंतर्गत हम लोग पूंजीगत आय और हम लोग गैर पूंजीगत आय के बारे में पढ़ेंगे। बस यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अभी आपको एक आइडिया दिया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो हम लोग बोले कि लोक व्यय है, लोक व्यय के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है। तो लोक व्यय के अंतर्गत हम लोग दो तरह का व्यय पढ़ते हैं, एक है आपका विकासात्मक व्यय और एक है आपका गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है, जैसे हम लोग लोक राजस्व को दो भागों में बांट के पढ़े, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, उसी तरह लोक व्यय को भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक आपका विकासात्मक व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक व्यय। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए, लोकवित्त का दो पार्ट तो इस वाले स्लाइड में कंप्लीट कर लिए। अब एक नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो लोकवित्त का तीन पार्ट है, लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार। तो लोक राजस्व पढ़ लिए, अभी देख लिए मतलब इसका क्या क्या पढ़ना है, डायमेंशन देख लिए, और लोक व्यय का भी डायमेंशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं लोक उधार के बारे में। तो लोक उधार क्या है वो देख लीजिए। लोक उधार में हम लोग दो तरह का उधार शामिल करते हैं, एक हम लोग जो बोले ना कि घरेलू बाजार से उधार, और एक आपका विदेशी बाजार से जो है उधार या फिर लोन, वो बात कीजिए। घरेलू बाजार के द्वारा उधार दो तरह से लिया जाता है, एक है आपका आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, किसके द्वारा? तो एक आपका आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, और दूसरा है कि प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से लेता है, इसको हम लोग स्मॉल सेविंग कहते हैं, यानी छोटी बचतें कहते हैं। तो ये जो है घरेलू बाजार से दो तरह से लोन लिया जाता है, एक तो सरकार के बिहाफ में आरबीआई लोन ले लेगा घरेलू बाजार से, पहला। दूसरा है कि प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से ही लोन लेता है सरकार, और वो आपका स्मॉल सेविंग यानी कि छोटी बचतें के रूप में होती है। एग्जाम्पल के लिए पोस्ट ऑफिस का सारा स्कीम जो है वो स्मॉल सेविंग्स का ही पार्ट है। तो पोस्ट ऑफिस में जो है स्मॉल सेविंग किसको कहते हैं? तो पोस्ट ऑफिस के जो सारा जो स्कीम है वो सभी स्मॉल सेविंग का ही पार्ट है। मीन्स पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा जमा किए हैं, एग्जाम्पल के लिए आप मतलब समझिए, ऐसे समझिए कि अगर पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं, इसका कहने का अर्थ है कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसा उधार में दे रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना, आप गवर्नमेंट को उधार दे रहे हो। पोस्ट ऑफिस में एग्जांपल कैसे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर जब हम लोग छोटी बचतें करते हैं तो उसमें हम लोग जो पैसा डालते हैं छोटी बचत में, तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना यानी कि छोटी बचतों में पैसा जमा करना, तो वो सब आपका जो है गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी मीडिएटर नहीं शामिल होता है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को लोन दे दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लक्ष्मी लाडली योजना, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, इन सभी में हम लोग पैसा जमा करते ही नहीं करते हैं। तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट जो है वो सरकार के पास पैसा जाता है ये, तो हम लोग डायरेक्ट सरकार को लोन दे दिए। मीन्स हम लोग गवर्नमेंट को भी लोन दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? यही देखिए, लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, एलआईसी वगैरह, तो ये सभी पैसे हम लोग जमा करते हैं, किसको जाता है? सरकार को जाता है। प्रोहिबिडेंट फंड यानी कि पीएफ में जो पैसा कटता है नौकरी वगैरह में, वो पैसा कहाँ जाता है? तो सारा पैसा जो है वो आपका मतलब यही छोटी बचत में ही जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका ये हम लोग जो भी छोटी बचत कर रहे हैं वहाँ पे जो भी पैसा जमा कर रहे हैं वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, यानी कि हम लोग सरकार को लोन दे रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी मीडिएटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके अलावा देखिए, नोट एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, यदि बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में सरकार पैसा ले रहा है तो यहाँ पे मीन्स मीडिएशन में बीच में मीडिएशन ऐसे देखो, कभी कभी सरकार क्या होता है ना कि अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचता है, यानी कि जो है वो अपना प्रतिभूति बेचता है, बॉन्ड, और उस बॉन्ड के बिहाफ में सरकार जो है वो पैसा अब से मतलब कि पैसा लेता है, बॉन्ड बेचा और पैसा लिया। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या रहता है मीडिएटर, वो रहता है आपका आरबीआई। आरबीआई जो है हमें कभी भी खुद के लिए जो है वो लोन नहीं लेता है, वो हमेशा गवर्नमेंट के लिए ही लोन लेता है। तो आरबीआई जो है वो फंक्शन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। बाप रे बाप। तो आरबीआई कभी भी खुद के लिए लोन नहीं लेता है, ये हमेशा आरबीआई फंक्शन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बदले में लोन लेता है। तो हम लोग जो भी छोटी बचतें करते हैं, स्मॉल सेविंग्स करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो सारा पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, यानी कि हम लोग भी गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। तो हम लोग देखें लोक उधार, यानी कि लोक उधार भी आपका दो तरह से होता है, एक आपका घरेलू बाजार से उधार और एक आपका विदेशी बाजार से उधार या फिर लोन। तो घरेलू बाजार से दो तरह से, एक तो आपका आरबीआई बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच के ले लेगा,
और दूसरा वहाँ पे आरबीआई जब बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच के लेता है तो वहाँ बीच में आरबीआई मीडिएटर होता है, मध्यस्थ यहाँ पे है। लेकिन अगर जब हम लोग बात करते हैं स्मॉल सेविंग में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा सीधे आरबीआई मतलब सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से लेता है लोन, कौन? एक तरह से सरकार। इसको स्मॉल सेविंग कहते हैं। और यहाँ पे जो है बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता, आरबीआई है ही नहीं बीच में, यहाँ पे आरबीआई क्या कोई भी नहीं मीडिएटर होता है। तो लोक उधार में हम लोग जाने पहला चीज़ घरेलू बाजार वाला। अब देखते हैं एक तरह से और भी लोन लिया जा सकता है, वो है आपका विदेशी बाजार से लोन। क्या है? विदेशी बाजार से लोन, ये सेकंड नंबर है। और विदेशी बाजार से लोग जो लोन है वो देख लीजिए, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 3 को होगा, 3 भाग। क्या बोले हम? 3 भाग होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो लोक वित्त का जो है 3 को भाग होगा, एक आपका लोक राजस्व, एक आपका लोक व्यय और एक आपका लोक उधार, ये 3 को भाग होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 गलत है। अब देखिए विदेशी बाजार से लोन कैसे लिया जाता है वो देखिए। विदेशी बाजार से भी जो लोन है वो 2 तरह से लिया जाता है। एक है आपका दूसरे देशों के सरकार से या फिर सरकार से लोन ले लिया। तो दूसरे देशों के सरकार या फिर उसके राज्यों से लोन ले लिया। यहाँ राज्य जो है प्रोविंसेस को नहीं दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे जो है सरकार को ही दर्शाया जा रहा है। तो अगर आप दूसरे देशों के अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से लोन ले लिए या फिर अमेरिका से रसिया से आप लोन ले लिए तो वो एक आपका विदेशी बाजार से लोन हो गया। दूसरा और भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे कि आपका आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक WB, उसके अलावा ADB यानी कि आसियान डेवलपमेंट बैंक, इसके बाद आपका और भी हो जाता है जैसे कि AIIB, ये सभी के द्वारा आप लोन ले सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या बोले हम कि लोक उधार 2 तरह से लिया जा सकता है। एक आपका घरेलू बाजार से लोन, वो भी 2 तरह से लिया जाता है। एक आपका आरबीआई के द्वारा बॉन्ड सिक्योरिटी जारी करके, और एक आपका छोटी बचतें में जो पैसे जमा कर रहे हैं वो सरकार डायरेक्ट लेता है। तो ये हो गया घरेलू बाजार से लोन 2 तरह से। इसके अलावा होता है विदेशी बाजार से लोन, ये भी 2 तरह से होता है। या तो आप दूसरे राष्ट्र के सरकार से या फिर दूसरे देश के सरकार से लोन ले लीजिए, पहला चीज़। या फिर जो आप कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है उनसे आप कोई भी लोन ले लीजिए। तो ये भी वित्तीय बाजार मतलब विदेशी बाजार से लोन आपका कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। तो अभी आपको बताया गया था ना कि लोक वित्त में हम लोग 3 चीज़ को शामिल करते हैं, लोक राजस्व, फिर आपका लोक व्यय। लोक राजस्व यानी कि सरकार का आय, इसी को बोलते हैं लोक राजस्व। और लोक राजस्व को अभी हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़े, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व को भी 2 भागों में बांट के पढ़े, प्रत्यक्ष कर और आपका अप्रत्यक्ष कर। उसी तरह गैर कर राजस्व को भी 2 भागों में बांट के पढ़े, एक आपका पूंजीगत आय और आपका गैर पूंजीगत आय। इसके अलावा देखिए सरकार का व्यय यानी कि लोक व्यय, ये भी हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका विकासात्मक व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक व्यय। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है आपका सरकार का उधार यानी कि लोक उधार, और लोक उधार को भी 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका घरेलू बाजार और एक आपका विदेशी बाजार से लोन। घरेलू बाजार से भी हम लोग जो लोन है वो 2 तरह से लेते हैं। एक आरबीआई जो है डायरेक्ट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच के पैसा लेता है, और दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से जो लोन लेता है गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग के रूप में वो। फिर उसके अलावा हम लोग जो विदेशी बाजार से लोन वो भी हम लोग 2 तरह से लेते हैं, एक दूसरे देशों की सरकार से ले लिए लोन या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ले लिए लोन, ये भी हो गया हम लोगों को। तो आपका लोक वित्त में क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, 3 को पॉइंट तो देख लिया हम लोग। इसके अलावा लोक वित्त में इन तीनों के अलावा एक चौथा चीज़ भी शामिल किया जाता है कभी कभी, उसको बोलते हैं घाटे का वित्त प्रबंधन। तो घाटे का वित्त प्रबंधन यानी कि नया नोट छापना, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। जैसे हम लोग बात करें 2016 में हुआ था, तो 8 दिसंबर को 2016 को नोटबंदी हुआ था कि 500 और 1000 का नोट जो है वो नहीं चलेगा। तो नोटबंदी ऐसा हुआ था, ठीक है ना, तो याद रखना। तो लोक वित्त में लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार तीनों को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो है घाटे का वित्त प्रबंधन को भी हम लोग जो है लोक वित्त के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। घाटे का वित्त प्रबंधन क्या होता है वो देखो, नए नोटों को छापना तथा मार्केट में इसको भेजना। तो नए नोट अगर छाप के आप मार्केट में भेज दिए हैं तो इसको बोलते हैं घाटे का वित्त प्रबंधन। इसे मौद्रीकरण की नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रीकरण की नीति कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन। तो इसको मौद्रीकरण की नीति कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन। तो 4 गो पॉइंट पढ़े, लोक वित्त का 4 गो पार्ट देख लिए, एक आपका लोक राजस्व, एक आपका लोक व्यय और एक आपका लोक उधार। इसके अलावा घाटे का वित्त प्रबंधन भी इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो एक पॉइंट और भी होता है, हम लोग बात करते हैं बजट की, तो बजट भी राजकोषीय नीति का ही भाग होता है, लेकिन वो 1 साल के लिए होता है। सिंपल है। तो बजट भी राजकोषीय नीति का ही भाग है, लेकिन वो 1 साल के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए वो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिए हैं हम, और बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद इसको आपको समझाया गया है। यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोले कि लोक वित्त का तात्पर्य सरकार की आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार का व्यय यानी कि लोक व्यय तथा सरकार का उधार यानी कि लोक उधार। ये उधार घरेलू विदेशी दोनों है। इसके अलावा अगर हम लोग 4th पॉइंट देखें तो आपका घाटे का वित्त प्रबंधन भी हो सकता है, शामिल करते हैं इसको भी। तो
इन सभी का जो है प्रबंधन वो आपका लोक वित्त कहलाता है, चारों का। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो लोक वित्त के अंतर्गत लोक राजस्व आता है, लोक व्यय आता है, लोक उधार आता है, और चौथा चीज़ घाटे का वित्त प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए, लोक वित्त में लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लोक वित्त की बात करते हैं तो लोक वित्त में लोक शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ वो आपका राज्य का सरकार, फिर आपका जो है उससे है मतलब राज्य या फिर सरकार है। लोक लोक मतलब राज्य, या फिर राज्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका लोक या फिर सरकार से होता है। वहीं भारत में लोक शब्द के अंतर्गत हम लोग केंद्र, देखो क्या आप बोले हम समझिए, लगता नहीं समझे आप। अभी लोक वित्त में जो लोक शब्द है, तो लोक वित्त में जो लोक शब्द है इसका अर्थ है राज्य या फिर सरकार होता है। तो लोक वित्त में लोक जो शब्द है इसका अर्थ होता है राज्य या फिर सरकार। अगर हम लोग देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में लोक शब्द के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बताए हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट बताए हैं। तो लोक वित्त में लोक जो शब्द है इसका अर्थ होता है राज्य या फिर सरकार, और भारत के संदर्भ में देखें तो लोक शब्द के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इन तीनों को शामिल किया जाता है। ये बता दिए हैं। आगे देखो, दूसरे शब्दों में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के कुल आय एवं व्यय के प्रबंधन को ही लोक वित्त कहा जाता है। अगर एक और एग्जाम्पल बोला जाए तो सबके टोटल आय और व्यय, कहने का अर्थ है कि मतलब कि लोक वित्त के अंतर्गत हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग देखे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों का आय, इन तीनों का व्यय और इन तीनों का जो उधार है, इसको ही हम लोग सम्मिलित रूप से लोक वित्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो लोक वित्त कह सकते हैं। एक ये भी डेफिनेशन हो गया। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के कुल आय एवं व्यय के प्रबंधन को ही लोक वित्त कहा जा सकता है। आगे देखो, सामान्यतः आय का प्रबंधन कर नीति, आय का प्रबंधन बोला जाता है ना, तो समानता अगर हम लोग आय का प्रबंधन की बात करें तो जनरली आय का प्रबंधन जो है, आय का प्रबंधन जो कर नीति है, तो आय का प्रबंधन जो है वो कर नीति, एफडीआई नीति, उधार, लोक उधार नीति, आयात निर्यात नीति एवं घाटे का वित्त प्रबंधन इत्यादि के माध्यम से पूरा किया जाता है। वहीं लोक व्यय का प्रबंधन व्यय नीति के माध्यम से किया जाता है, जिसके अंतर्गत विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय को शामिल किया जाता है। क्या आप बोले हैं वो देखिए। अगर हम लोग लोक राजस्व की बात करें तो लोक राजस्व कहने का अर्थ है सरकार का आय, सरकार का आय, इसको कहते हैं हम लोग आय का प्रबंधन। तीन चीज़ है बताएं, एक बताया सरकार का आय जिसको हम बोलते हैं लोक राजस्व, और लोक राजस्व कहने का अर्थ है आय का प्रबंधन। कि लोक राजस्व मतलब लोगों से पैसा कैसे जुगाड़ कर रहा है सरकार, यानी कि आय का प्रबंधन कैसे कर रहा है। तो आय का प्रबंधन जो है सरकार वो कैसे करता है? चार चीज़ से करता है। मतलब सरकार के पास पैसा कैसे आता है, वही चीज़ है, सिंपल है। पहला है कर नीति यानी टैक्स लगा के, दूसरा एफडीआई नीति यानी कि बाहर से जो विदेशी निवेश कर रहे वो, दूसरा है आपका लोक उधार नीति, दूसरे देशों से लोन ले रहा है वो, फिर आपका आयात निर्यात नीति यानी कि एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट जो कस्टम ड्यूटी है, आयात निर्यात नीति, एक्सपोर्ट वाला कस्टम ड्यूटी के आधार पे भी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो था वो कस्टम ड्यूटी के आधार पे, यानी कि आयात नीति के माध्यम से भी जो है वो सरकार क्या करता है? आय का मतलब प्रबंधन करता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखें तो घाटे का वित्त प्रबंधन, यानी कि पाँचवां नंबर ये भी हो जाएगा, घाटे का वित्त प्रबंधन। तो यानी कि नया नोट को छाप के भी आय का प्रबंधन करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार जो है सामान्यतः आय का जो प्रबंधन यानी कि लोक राजस्व कैसे करता है, आय का प्रबंधन वो 5 तरह से करता है। एक आपका कर नीति यानी टैक्स नीति के टैक्स पॉलिसी के द्वारा, एक आपका एफडीआई नीति, एक आपका लोक उधार नीति, और तीसरा है, चौथा है आपका आयात निर्यात नीति, और पाँचवा है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। तो इन सभी के द्वारा 5 तरह से जो है वो सरकार आय का प्रबंधन करता है। इसके अलावा अगर हम देखें लोक व्यय का प्रबंधन, लोक व्यय यानी कि पब्लिक जो है एक्सपेंडिचर कैसे करता है गवर्नमेंट, तो जो है वो करता है लोक व्यय जो है वो आपका व्यय नीति के माध्यम से करता है। किसके द्वारा? तो वो आपका व्यय नीति के माध्यम से करता है। और हम लोग जानें कि व्यय जो है व्यय नीति के माध्यम से हम लोग 2 तरह का व्यय करते हैं, एक आपका विकासात्मक व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक व्यय। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें समझ में आ गया है कि सरकार के द्वारा आय का प्रबंधन कैसे किया जाता है और सरकार के द्वारा व्यय का प्रबंधन जो है कैसे किया जाता है। तो हम लोग जान गए हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आय का प्रबंधन राजस्व मतलब नीति के द्वारा किया जाता है, जबकि व्यय का प्रबंधन, लोक व्यय का प्रबंधन व्यय नीति के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय इन दोनों को शामिल करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो इसके बाद की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि भारत में लोक वित्त के प्रबंधन को फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि भारत में जो आपका लोक वित्त का प्रबंधन है वो आपको, उसी को हम लोग राजकोषीय नीति भी कहते हैं। देखो राजस्व मतलब कि क्या बोलते हैं, लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन तीनों का प्रबंधन लोक वित्त, और लोक वित्त का ही प्रबंधन
राजस्व नीति, राजकोषीय नीति। लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन तीनों का प्रबंधन लोक वित्त, और लोक वित्त के प्रबंधन को ही हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो भारत में लोक वित्त के प्रबंधन को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तरीय सरकारों के आय, व्यय एवं उधारों को जो है इसमें प्रबंधित किया जाता है, यानी कि मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ विधायिका के द्वारा जारी वित्तीय दिशा निर्देशों यानी गाइडलाइन को भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। बोला गया है कि भारत में लोक वित्त के प्रबंधन को ही फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? तो विभिन्न स्तरीय सरकारों के आय, तो विभिन्न स्तरीय यानी कि अलग अलग लेवल का जो है सरकार के आय इसमें शामिल करते हैं। कैसे? जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो ये सरकार के विभिन्न स्तर हुए कि नहीं हुए? तो विभिन्न स्तरीय सरकार के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों का हम लोग आय, इन तीनों का व्यय और इन तीनों का उधार, इन तीनों को हम लोग जो है वो प्रबंधित करते हैं। बोला कि भारत में लोक वित्त के महत्व को भारत में लोक वित्त के प्रबंधन को ही फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति कहते हैं। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग सरकार के विभिन्न स्तरीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों गवर्नमेंट का आपका लोक आय इन तीनों गवर्नमेंट का आय, इन तीनों गवर्नमेंट का व्यय और तीनों गवर्नमेंट का उधार, इनको प्रबंधित किया जाता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत। तो बताया गया कि विभिन्न स्तरीय गवर्नमेंट के आय, व्यय प्लस उधारों को प्रबंधित किया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के आय, व्यय और उधार को प्रबंधित किया जाता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत। इसके साथ ये भी बताया गया है कि साथ ही साथ जो है वो आपका विधायिका यानी कि जो लेजिस्लेचर है, तो विधायिका के द्वारा जो है विधायिका के द्वारा जो है जारी वित्तीय गाइडलाइन, जो वित्तीय गाइडलाइन होता है ना भाई, तो जारी इसके द्वारा जो जारी है वित्तीय गाइडलाइन यानी कि जो आपका फाइनेंशियल दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, दिशा निर्देश को भी फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत ही हम लोग शामिल करते हैं। क्या बोले हैं कि भारत में लोक वित्त के अंतर्गत जब हम लोग लोक वित्त का प्रबंधन करते हैं, भारत में लोक वित्त का जो प्रबंधन है उसी को हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्तरीय सरकारों का विभिन्न स्तरीय सरकारों का यानी सेंट्रल, स्टेट और आपका लोकल गवर्नमेंट का आय, व्यय और उधारों का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा विधायिका जो है, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, तो विधायिका के द्वारा जो जारी किया जाता है वित्तीय दिशा निर्देश यानी कि जो आपका फाइनेंशियल गाइडलाइन जो जारी किया जाता है विधायिका के द्वारा, उसको भी हम लोग राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हम कैसे देखेंगे कि विधायक के द्वारा जारी जो है वित्तीय दिशा निर्देश को हम लोग कैसे शामिल करते हैं राजकोषीय नीति के अंतर्गत, वो देख लीजिए। एग्जाम्पल दिया गया है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व, क्या बोले हम? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में आया था, तथा FRBM संशोधन अधिनियम 2018 में आया था, जो कि NK सिंह कमेटी के द्वारा आया था। अच्छा देखिए, JPSC के सिलेबस में ये गलती लिखा हुआ है एक जगह। एक होता है आपका जो ये एक्ट आया है जो बोलते हैं इसको FRBM, तो FRBM एक्ट को गलत से लिख दिया है FRMD। तो सिलेबस में देखिएगा FRMD लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? FRMD लिखा हुआ है, लेकिन ये FRMD नहीं होता बल्कि ये FRBM होता है। क्या होता है? FRBM होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। इसको ऐसे बोल सकते हैं मतलब कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटिंग मैनेजमेंट। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग मैनेजमेंट होता है FRBM, ना कि FRMD। ये JPSC सिलेबस में लिखा हुआ है ऐसा गलत। क्या कि हम भी देखिए, हम भी बहुत कन्फ्यूज हुए, तो बहुत बार गूगल वगैरह किए, सर्च किए, तो देखिए भैया ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ये आपका FRBM होता है, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका 2003 में आया था, और इसमें संशोधन हुआ था आपका 2018 में। तो FRBM एक्ट 2003 में आया था और इसमें संशोधन हुआ था 2018 में, और ये संशोधन जो है वो आपका NK सिंह कमेटी के द्वारा हुआ था। किस कमेटी के द्वारा हुआ था? तो NK सिंह कमेटी के द्वारा हुआ था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि NK सिंह जो है वो आपके भारत के 15वें वित्त कमीशन के चेयरमैन थे। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? तो NK सिंह। तो NK सिंह साहब जिनके रिकमेंडेशन पे ही, जिनका कमेटी के आधार पे ही FRBM
जो एक्ट है इसमें संशोधन हुआ था 2018 में। FRBM एक्ट 2003 में आया था और इसका भी संशोधन 2018 में हुआ है। और इसके ये कौन सा कमेटी, तो एनके कमेटी, एनके सिंह कमेटी। और एनके सिंह कमेटी जो है वो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और हम लोग ये क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत तो हम लोग देखबे किए हैं सेंट्रल, स्टेट और लोकल का जो है व्यय, आय और उधार, इन तीनों को शामिल करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो विधायिका के द्वारा जारी वित्तीय दिशा निर्देशों को भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए FRBM एक्ट, ठीक है ना। तो FRBM एक्ट एग्जाम्पल हो गया, जो क्या है 2003 में, और इसमें संशोधन हुआ 2018 में, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ तक तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। जितना आपका दुख दर्द था वो सारा इसमें कंप्लीट हो गया है, अब ज़्यादा इसमें परेशान मत होइएगा। आगे देखिए, इसमें एक पॉइंट और बताया जाता है कि भारत में लोक वित्त की जो अवधारणा है वो बहुत पुरानी है। तो इंडिया में फिस्कल पॉलिसी की जो अवधारणा है वो बहुत पुरानी है, अत्यंत पुरानी है, ठीक ना। जिसका सर्वप्रथम उल्लेख हम लोग देखते हैं कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत में लोकवित्त अभी वर्तमान में चल रहा है यही लोकवित्त है, नहीं। भारत में लोकवित्त का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, आइडियोलॉजी है, बहुत पुराना है। जिसका हम लोग सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर देखते हैं, तो कौटिल्य के द्वारा जो रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उस पुस्तक में जो है वो लोकवित्त का अवधारणा वहाँ पे किया गया है, लोकवित्त की बात की गई है। और कौटिल्य के अनुसार लोकवित्त अवधारणा के अंतर्गत राजकोषीय नीति की स्थिति, राजस्व के विभिन्न स्रोत, राजस्व नीति, राजस्व व्यय की नीति एवं लेखा परीक्षण यानी कि मतलब कि ऑडिटिंग इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। तो भारत में फिस्कल पॉलिसी की अवधारणा अत्यंत पुरानी है। हम लोग एक पुस्तक देखते हैं जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, अर्थशास्त्र पुस्तक। इसमें भी लोकवित्त यानी फिस्कल पॉलिसी का जिक्र किया गया था। और कौटिल्य के अनुसार लोकवित्त में टोटल 4 चीज़ को शामिल किया गया था। एक है आपका क्या बताया गया था, तो पहला है आपका मतलब कि राजकोष की स्थिति, पहला है राजकोष की स्थिति, दूसरा है राजस्व के विभिन्न, पहला है राजकोष की स्थिति, दूसरा है राजस्व के विभिन्न स्रोत, तीसरा है आपका लोक मतलब ये राजस्व व्यय की जो है नीति जिसको, और इसके अलावा चौथा है आपका लोक लेखा यानी कि ऑडिटिंग इत्यादि को भी शामिल किया गया है। यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए हैं। अब यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो जो बार बार आपका प्रॉब्लम हो रहा था वो आप इसमें समझ गए होंगे अभी तक के क्लास में हम लोग जो है सो। अब देखते हैं हम लोग भारत में मतलब कि सॉरी भारत में नहीं, मतलब कि लोकवित्त का जो है विकास देखते हैं कि इसका विकास यानी कि इसका जो है कैसे हुआ, इसका इतिहास देखते हैं, विकास की यात्रा देखते हैं लोकवित्त का। तो लोकवित्त भारत में लोकवित्त का इतिहास बहुत पहले से है, हम लोग जानते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हम लोग देखने को मिलता है, यह अवधारणा नया नहीं है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार जो आपका लोकवित्त वो 4 भागों में डिवाइड किया हुआ था, वो हम लोग ऊपर देखे हैं। आप देखिए इसका विकास के बारे में हम लोग एक करके पढ़ते हैं। इसके विकास के बारे में बताया गया है कि मतलब कि सॉरी लोकवित्त का विकास या फिर इसका इतिहास की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसका, तो लोकवित्त का इतिहास और इसका विकास की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकवित्त की संकल्पना के विकास को हम लोग 3 चरणों में विभाजित करते हैं। तो लोकवित्त की जो विकास या फिर जो इसका इतिहास का जो संकल्पना है, इसको हम लोग 3 चरणों में विभाजित करते हैं। प्रथम चरण है आपका कब से कब तक, तो 1750 से लेके 1930 ईस्वी तक। तो प्रथम चरण है आपका 1750 से लेके 1930 ईस्वी तक, जिसको पूंजीवाद का काल भी कहते हैं। तो पूंजीवाद का काल कहते हैं इसको 1750 से लेके 1930 तक का काल। इसके अलावा देखिए द्वितीय चरण वो है आपका 1930 से लेकर 1991 तक। तो दूसरा है 1930 से लेकर 1991 तक, जिसको बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का काल। तो क्या है, दूसरा जो है वो आपका लोक कल्याणकारी राज्य का काल हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका पूंजीवादी का काल, पूंजीवाद का काल। दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य का काल यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट का इसमें कॉन्सेप्ट आता है। तृतीय काल यानी कि तीसरा जो चरण है वो आपका आता है 1991 से लेकर अभी तक यानी टिल नाउ तक, और इसको कहते हैं वैश्वीकरण का काल यानी कि ग्लोबलाइजेशन एरा। तो लोकवित्त की जो संकल्पना है, विकास की जो संकल्पना है, इतिहास का जो संकल्पना है, इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण 1750 से 1930 तक, जिसको पूंजीवाद का काल कहेंगे। दूसरा चरण 1930 से 1991 तक, जिसको लोक कल्याणकारी राज्य का काल कहते हैं। और तीसरा चरण 1991 से अभी तक, जिसको हम लोग वैश्वीकरण का काल कहते हैं। आई होप यहाँ तक अब आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रथम चरण की बात करेंगे। प्रथम चरण की बात करते हैं हम लोग। प्रथम चरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लीजिए। प्रथम चरण के बारे में बोला गया है कि पूंजीवाद
या फिर इसको हम लोग उदारवाद का काल कहते हैं, पूंजीवाद का काल, या फिर इसको हम लोग उदारवाद का काल हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रथम चरण को हम लोग पूंजीवाद या फिर उदारवाद का काल कहते हैं। और इसमें यह बताया जाता है कि जो आपका पूंजीवाद या फिर उदारवाद के काल में जो आपका अधिकांश अर्थव्यवस्था है, तो अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया था। तो बहुत सारे देशों में अधिकांश जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी की बात कीजिएगा, आप ब्रिटेन इकोनॉमी की बात कीजिएगा, अमेरिकन इकोनॉमी की बात कीजिए, चाइनीज इकोनॉमी की बात कीजिएगा, तो अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता था। कब? तो पूंजीवाद या फिर उदारवाद के काल में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता था। तो ये बोला गया इसमें जो है इस काल में मोस्टली अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा द पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर जिसको बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति का इसका पालन किया गया था। किसका? तो हस्तक्षेप की नीति यानी कि द पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर, इसका पालन किया गया था। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके अलावा देखिए, हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत राज्य के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। हम लोग जानते हैं ना आर्थिक क्रियाकलाप किसको कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये तीनों आर्थिक क्रियाकलाप हैं। और इस आर्थिक क्रियाकलाप में सरकार के द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। कहने का अर्थ है कि हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत राज्य के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। और कहने का अर्थ ये है कि अर्थव्यवस्था में जो होने वाला जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जैसे हम लोग बाजार के बलों की बात करें, बाजार के बल जैसे कि मार्केट फोर्स की बात करें, जैसे कि आपका मांग है, आपका आपूर्ति है, यानी कि डिमांड और सप्लाई है, इसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। तो बाजार का जो बल है, इसके द्वारा ही आर्थिक क्रियाकलाप के जो है वो सब डिसाइड होता था। इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक ना। क्या बोले हैं कि पूंजीवाद और उदारवाद के काल में मोस्टली जो अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा जो है द पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर यानी कि हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया था। और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किसी भी प्रकार का, यानी कि जो है इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो हस्तक्षेप नहीं होगा। मीन्स इकोनॉमी में होने वाले जो आर्थिक क्रियाकलाप है, उसमें जो है आपका मार्केट के बल जैसे कि डिमांड और सप्लाई, यही सब के द्वारा होता था। कि जो चीज़ का दाम बढ़ रहा है उसका ये बढ़ रहा है, गुण बढ़ रहा है, ये सब देखते थे। मतलब ये नहीं बोलते, मतलब जो चीज़ का मांग बढ़ रहा है उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा जो है वो मार्केट डिसाइड करेगा। इसमें राज्य का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, हस्तक्षेप की जब नीति की बात करते हैं यानी कि द पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर, तो इस नीति के अंतर्गत राज्य का मेन काम क्या होता था? कि मार्केट में जो बाजार का बल है इसको कंट्रोल करना? तो नहीं। मेन काम होता था, इसका जो मेन काम होता था वो होता था कि आपका सुरक्षा करना, यानी कि सुरक्षा जो है वो आपका आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। इसके अलावा लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, प्राकृतिक न्याय करना है, नेचुरल जस्टिस करना है, इसको सुनिश्चित करना होता था। तो उदारवाद और पूंजीवाद के काल में अर्थव्यवस्था का मेन काम सिक्योरिटी के ऊपर, मेन काम प्रशासन के ऊपर, मेन काम जस्टिस के ऊपर होता था, ना कि बाजार का जो मतलब ये आर्थिक जो है क्रियाकलाप इसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है ना। आगे देखो, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो दूसरे शब्दों में उदारवाद काल में राज्यों का कार्य अत्यंत ही सीमित था। इस कारण लोकवित्त की संकल्पना का महत्व अत्यंत कम था उस समय। तो बताया जाता है अगर ओवरऑल देखा जाए तो उदारवाद के पीरियड में यानी कि उसके टाइम पीरियड में स्टेट का जो है यानी कि राज्य का काम जो है वो अत्यंत सीमित था। इसलिए हम लोग लोकवित्त का भी संकल्पना बहुत कम मानते थे। तो प्रथम चरण में लोकवित्त का संकल्पना बहुत जल्दी नहीं आता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और भी देखा जाता है, वो देख लीजिए आप। जैसे कि अगर हम लोग बीडीओ की बात करें यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीओ की बात करें सर्कल ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर होता है विकास संबंधी, जबकि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है तो वो आता है आपका राजस्व संबंधी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है राजस्व कलेक्ट करना, जबकि डिप्टी कमिश्नर का काम होता है विकास का संबंधी काम करना। और डीडीसी का काम होता है डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, ये होता है। इन सभी को हम लोग पब्लिक में टॉपिक में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर ठीक है। डीएम का काम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। एक प्रशासन का अच्छा गुण लाना होता है। जीवन में बहुत जलील होना बहुत जरूरी, फेल होना बहुत जरूरी, आत्मसम्मान बढ़ाओ। ठीक है। अच्छा, जो भी हम बताएं 2-3 लाइन, ये इसको आप स्किप कीजिए, ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं था, यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ था इसलिए आपको हम बता दिए थे थोड़ा सा, है ना। हटाइए इसको। तो ये था हमारा प्रथम चरण। प्रथम चरण हम लोग समझ में आया कि प्रथम चरण जो है पूंजीवाद और उदारवाद का काल था। और इस समय सरकार का काम भी बहुत कम ही था ना भैया, द पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर वाला अपना रहा था, तो सरकार का काम भी कम था, तो इसलिए उनका जो है लोकवित्त वाला मतलब आपका लोकवित्त का कॉन्सेप्ट भी बहुत कम ही आता है ऐसे में। ठीक है।
अब देखिए सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड नंबर जो बताया जाता है, सेकेंड नंबर नहीं मतलब इसी का अगला पार्ट है। इसमें बताया जाता है कि 1930 ईस्वी के आर्थिक मंदी के बाद राज्यों का आर्थिक क्रियाकलाप में जो है हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। पहले के टाइम में राजा महाराजा आर्थिक क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन 1930 ईस्वी में आर्थिक मंदी आया था, इकोनॉमिक रिसेशन आया था। इसके बाद जो है राज्यों का आर्थिक क्रियाकलापों में जो हस्तक्षेप है वो प्रारंभ हुआ। किंतु 1930 ईस्वी के बाद राज्यों के आर्थिक क्रियाकलापों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तो 1930 से पहले बहुत कम होता था, लेकिन एक बार जब इकोनॉमिक रिसेशन आया ना, आर्थिक मंदी आया ना, तब स्टेट का इसमें जो है पार्टिसिपेशन रेट जो बढ़ गया, अप्रत्याशित एकदम प्रॉपर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मंदी हुआ था, तो देखा गया ना भैया कि मंदी हो गया, अब हमारे देश को जो है वो खाद्यान्न का भी ज़रूरत है। तो 1930 ईस्वी के बाद राज्यों के आर्थिक क्रियाकलापों में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ, क्योंकि हम सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न जो है गरीबी, बेरोजगारी, इस सभी की समस्या जो है वो राज्य पुनर्संरचना की समस्या के समाधान हेतु लोकवित्त के महत्व पर जो है वृद्धि के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, जब 1930 में आर्थिक मंदी आया, इसके बाद आर्थिक क्रियाकलापों में राज्यों का जो है प्रवेश हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा चीज़ ये बताया कि आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हम लोग जानते हैं 1939 से 45 के बीच में, तभी इस विश्व युद्ध के बाद जो है वो आपका बहुत सारा समस्या सामने आया, जो कि जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गया, ये सब समस्या बहुत ज़्यादा आ गया, भुखमरी वगैरह समस्या बहुत ज़्यादा आ गया। अब ऐसे में राज्य का पुनः संरचना करना, यानी कि राज्य का रीयूनियन करना है, राज्य को फिर से बनाना है, राज्य को फिर से चलाना है बेहतर तरीके से। तो ऐसे समय में ये सभी समस्या को दूर करना बहुत ज़रूरी था सरकार को। तो सरकार ऐसे में जो है वो लोकवित्त के ऊपर इसका महत्व को समझा। पहले तो आपका जब पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर अपना रहा था, तो उसमें लोकवित्त का महत्व समझ भी नहीं कर रहा था सरकार, लेकिन अब लोकवित्त का महत्व सरकार को समझना पड़ा, और समझने के लिए सरकार जो है वो बाध्य हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि परिणाम स्वरूप जो है गवर्नमेंट जो है वो उदारवादी, मतलब कि इस काल में, मतलब सॉरी उदारवादी काल नहीं बोलते हैं, तो राज्य का पुनर्संरचना की समस्या, राज्य की पुनर्संरचना करने के लिए समस्या आ रहा था, बेरोजगारी, भुखमरी, तो इन सभी को दूर करने के लिए सरकार को लोकवित्त का महत्व समझ में आया, और परिणाम ये हुआ कि इस उदारवादी राज्यों का स्वरूप परिवर्तित होकर लोक कल्याणकारी हो गया। अब जो पहले उदारवादी राज्य हुआ करता था उसका स्वरूप कैसा हो गया, अब आपका लोक कल्याणकारी हो गया, और जिस कारण सरकार के आय एवं व्यय में भी धीरे धीरे क्या हुई, थोड़ी बहुत वृद्धि हुई, तथा लोकवित्त के आकार में भी क्या हुआ, थोड़ा बहुत अप्रत्याशित वृद्धि हुआ। तो सरकार का जो है स्वरूप जो है पहले जो स्वरूप चेंज हो गया, पहले था आपका क्या था, तो पहले था आपका ये उदारवादी, तो उदारवादी से चेंज होकर क्या बन गया, तो आपका वेलफेयर स्टेट बन गया, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्नमेंट के आय में भी और व्यय में भी वृद्धि हुआ, और उसके बाद जो है पब्लिक फाइनेंस का साइज, यानी कि उसका आकार भी बढ़ने लगा। ये था आपका पहला चीज़। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण हम लोग जानते हैं हम सभी कि द्वितीय चरण कब से कब तक है, तो आपका 1930 से लेकर 1991 तक है द्वितीय चरण। इसको हम लोग बोलते हैं लोक कल्याणकारी का राज्य, ये पूरी तरीके से लोक कल्याणकारी आ गया। फिर देखते हैं जो आपका द्वितीय चरण है, अरे यार सॉरी, हम ना आपको गलत बता दिए थोड़ा सा। अभी जो हम 1930 के बाद जो कहानी बताए थे ना, ये सारा कहानी जो है वो आपका द्वितीय चरण वाला ही है। तो 1930 के बाद जितना भी कहानी बताई ये आपका द्वितीय चरण वाला था, कि 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी आया, तो आर्थिक मंदी के बाद राज्यों का जो आर्थिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप था वो बढ़ गया, ये आपका जो है वो द्वितीय चरण था। और द्वितीय चरण 1930 से लेके 1991 तक रहा था, जो कि आपका लोक कल्याणकारी राज्य वाला था, ठीक ना। तो ये सब जो है, ये सभी जो है वो आपका द्वितीय चरण आ जाएगा, और प्रथम चरण यहीं तक था, ठीक है ना, यहीं तक था। तो प्रथम चरण में कैसा कैसा था इन लोग का बिहेवियर, तो वो था आपका पूंजीवाद या फिर उदारवाद। द्वितीय चरण में कैसा बिहेवियर हो गया, तो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में। अब देखते हैं हम लोग तीसरे चरण के रूप में देखते हैं तीसरा चरण। तो तीसरा चरण जो है वो 1991 से लेकर अभी तक है, इसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण का काल। वैश्वीकरण के बाद हम लोग जानते हैं ना कि उदारवाद आया था, तब लोकवित्त का महत्व कम था, और विकसित कंट्री में तथा विकासशील देशों में लोकवित्त के महत्व को तेजी आ रहा है। अब देखिए शुरू में था आपका उदारवाद काल, तो उसमें लोकवित्त का महत्व बहुत कम था। उदारवाद के बाद आया आपका मतलब कि लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट, इसमें लोकवित्त का महत्व थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा क्या अच्छा खासा बढ़ा। उसके बाद थर्ड नंबर आता है आपका वैश्वीकरण का काल, और इसमें लोकवित्त का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें विकसित देश, अल्प विकसित देश, सभी देशों के द्वारा इसमें जो है वो मतलब कि लोकवित्त का महत्व बढ़ गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें थर्ड नंबर बताया जा रहा है कि इसमें तृतीय चरण में बताया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में डेवलप कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्री है, इन सभी में जो है मतलब कि
मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि लोक वित्त का महत्व दिख ही रहा है, लेकिन डेवलप कंट्री में पब्लिक फाइनेंस का महत्व जो है वो कम हो रहा है अब पहले की तुलना में, जबकि डेवलपिंग कंट्री में लोक वित्त का महत्व जो है वो उसमें वृद्धि हो रहा है। तो उदारवाद के बाद हम लोग जानते हैं लोक कल्याणकारी राज्य आया, लोक कल्याणकारी राज्य के बाद वैश्वीकरण का काल आया, और वैश्वीकरण के काल में जो हम लोग जानते हैं कि जो आपका विकसित देश है वहाँ पे लोक वित्त का महत्व में कम हुआ, लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं अल्प विकसित देश है उसके वहाँ पे लोक वित्त के महत्व में वृद्धि हुआ। यहाँ तक देखिए। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि वैश्वीकरण के काल में जहाँ एक और विकसित देशों में लोक वित्त के महत्व में कमी आ रही है, वहीं जो है वो क्या बोलते हैं अल्प विकसित देशों में या फिर जो विकासशील देश है वहाँ पे लोक वित्त के महत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले से बताया गया कि अल्प विकसित देशों में विकसित देशों में जो है वो आपका मतलब लोक वित्त के महत्व में आप वापस से कमी आ रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जा रहा है। अब सरकार पहले तो द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर अपना ही रहा था 1730 से लेके कितना से है भैया, रुकिए जरा सा, 1750 से लेकर 1930 तक तो द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर अपनाया ही था, जिसमें जो है वो मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट कम कर रहा था। उसके बाद 1930 के बाद जो है वो आपका लोक कल्याणकारी राज्य अपनाया और यहाँ से पार्टिसिपेट जो रेट बढ़ा दिया। 1991 के बाद जब वैश्वीकरण का काल आया तो ऐसे में जो है डेवलपिंग कंट्री में और जो आपका अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ पे लोक वित्त के महत्व में तो विस्तार हो रहा है, लेकिन जो है आपका डेवलप कंट्री जो कि पहले से डेवलप हो चुके हैं वहाँ पे लोक वित्त के महत्व में अब थोड़ा बहुत कमी हो रहा है। और वैसे डेवलप कंट्रियों में जो है अब 1991 के बाद आर्थिक क्रियाकलाप में जो है हस्तक्षेप की नीति यानी कि द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर इसको अपनाया जा रहा है अब, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दूसरी ओर देखें तो विकासशील देशों में और जो आपका अल्प विकसित देशों है यहाँ पे लोक वित्त के महत्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, एकदम पर बहुत बढ़ रहा है। जिसका प्रमुख कारण क्या है, तो जनसंख्या का विस्फोट, सूचना क्रांति का प्रसार। सूचना क्रांति के कारण लोगों के चाहत में और लोगों के प्रेरणा में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो जनसंख्या विस्फोट हुआ, सूचना क्रांति हुआ, और सूचना क्रांति के कारण जो लोगों का जो चाहत है और लोगों का जो प्रेरणा है इसमें भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप परिणाम क्या हुआ कि विकास पर राज्य पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और इस कारण सरकार के व्यय में भी वृद्धि हो रहा था। एग्जाम्पल के देखिए कि अब जो सूचना क्रांति आ गया है तो लोगों के इच्छा में, लोगों के चाहत में, लोगों के डिजायर में, लोगों के प्रेरणा में भी चेंजेस होगा। अब ऐसे में लोग जो मांग करेंगे सरकार से, सरकार के ऊपर भी फिर दबाव बढ़ेगा और सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इंडिया में हर साल बजट में 4 से 5 लाख करोड़ का जो है वो बढ़ रहा है व्यय। अगर आज आया है इंडिया का बजट जो है जितना आया है, इससे अगले साल जो है वो 4-5 लाख करोड़ बढ़ के आएगा अगले साल। तो भारत में हर साल जो है वो भारत में जो बजट है वो आपका 4 से 5 लाख करोड़ रुपये बढ़ के आ रहा है हर साल। आगे देखिए, भारत में लोक वित्त की संरचना को अगर हम लोग हम लोग बात करें भारत में, तो भारत भी जो है वो आपका लोक वित्त का जो 3 संरचना था ना, कि पहले आपका पूंजीवादी, फिर आपका लोक कल्याणकारी, फिर आपका वैश्वीकरण का काल, इन तीनों चरण से भारत गुजरा है, ठीक है ना। तो इन तीनों चरण के बारे में आपको कुछ 2-2 4-4 लाइन बतलाना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 1991 के बाद विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में लोक वित्त की महत्ता में वृद्धि हुई है, लेकिन जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे लोक वित्त की महत्ता में कमी आई है। इसके बाद देखिए 1991 के बाद विकासशील और अल्प विकसित देशों में लोक वित्त में महत्व में वृद्धि क्यों हुई, उसके कारण देखिए। पहला कारण है प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि, यानी कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा है, यानी कि प्राथमिक सुविधा बढ़ा है, तो इसके कारण अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि हुआ है। दूसरा कारण देखिए, सूचना क्रांति के कारण लोगों में अपने अधिकार को लेकर बढ़ती जागरूकता, दूसरा कारण। तीसरा है जागरूकता के वृद्धि के कारण आर्थिक प्रेरणा में वृद्धि और सरकार पर बढ़ता दबाव, ये तीसरा कारण। चौथा कारण है कि वैश्वीकरण के दौर में सरकार का मुख्य कार्य फैसिलिटेटर के रूप में है, परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि हेतु अवसंरचनाओं का विकास सरकार की जिम्मेदारी, इस कारण लोक वित्त के महत्व में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, ये भी आपका सरकार का मेन काम हो गया। इसके अलावा देखिए, आतंकवाद के कारण सरकार को आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा इसके ऊपर भी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, इस कारण से भी लोक वित्त का महत्व बढ़ रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आर्थिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में भी लगने वाले व्यय में भी वृद्धि हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसके कारण जो है पर्यावरण चुनौती भी आ रहा है और आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो रही है, तो इसको समाधान करने के लिए आपको व्यय में भी वृद्धि करना पड़ेगा ना। ये सब आपको समझ में आ गया है। तो क्या बोले हम कि
विकासशील देशों में और अल्प विकसित देशों में लोक वित्त के महत्व में कमी वृद्धि क्यों हुआ? उसके कारण ये प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि हुआ, इसके कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, पहला कारण। दूसरा कारण सूचना क्रांति के कारण लोगों में अपने अधिकार को लेकर बढ़ती जागरूकता, फिर जागरूकता में वृद्धि के कारण आर्थिक प्रेरणा हुई और आर्थिक प्रेरणा में वृद्धि हुई और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा। उसके अलावा देखिए, वैश्वीकरण के दौर में सरकार का जो मुख्य काम था फैसिलिटेटर के रूप में था, लेकिन अब सरकार जो है वो परिणाम स्वरूप सरकार क्या हो गया कि वो मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि के लिए वो अवसंरचनाओं का विकास करने लगा है और सरकार की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है। इस कारण से लोक वित्त का महत्व अब बढ़ रहा है। इसके अलावा हम लोग जाने कि आतंकवाद के कारण भारत को सरकार को या फिर जो अन्य सरकार जो है इसको आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में भी व्यय करना पड़ रहा ज़्यादा, और जलवायु परिवर्तन में जो उत्पन्न जो आर्थिक समस्या है और जो पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं इनके समाधान में भी जो है लोक वित्त का महत्व बढ़ रहा है इसमें व्यय होने के कारण। आगे देखिए, उपरोक्त सभी चरण भारत के संदर्भ में लागू होते हैं। तो जितना भी पॉइंट बताए थे अभी हम 5-6 को, वो सारा 5-6 को पॉइंट जो है वो आपका भारत के संदर्भ में भी लागू होता है। जैसे भारत में ब्रिटिश काल को लोक वित्त का या फिर उदारवादी चरण कहा जाता है भारत में। तो भारत में जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो उसको हम लोग बोलते हैं लोक वित्त का उदारवादी चरण। क्या कहते हैं? उदारवादी चरण, जो कि 1947 से लेकर 1991 तक चलता है। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश काल को लोक वित्त का उदारवादी चरण, फिर 1947 से 1991 के काल को लोक वित्त का लोक कल्याणकारी चरण, और 1991 के बाद जो है इसको लोक वित्त का वैश्वीकरण चरण कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर एजेंट ऑफ चेन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत सरकार और जो निजी क्षेत्र हैं ये दोनों मिलकर एजेंट ऑफ चेन इसके रूप में ये दोनों काम कर रहे हैं, और इस कारण लोक वित्त के महत्व में लगातार वृद्धि हो रही है भारत जैसे देशों में। समझ में आया चीज़? तो ये था हमारा भारत में लोक वित्त का जो इतिहास है, जो इसका विकास है, ये तीनों चरण हम लोग देख लिए हैं, और तीनों चरण जो है वो आपका कहीं ना कहीं भारत से मिलता है, इसलिए हम लोग इसको भारत के संदर्भ में जोड़ कर पढ़े हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका लोक वित्त का वाला टॉपिक, और इसमें लोक वित्त का जो है तीनों चरण ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको 2-3 बार रिवीजन करते रहिएगा बार बार। इसके अलावा हम लोग पब्लिक जो है लोक वित्त का जो है परिभाषा के बारे में पढ़े, क्या है क्या नहीं है, इसमें कौन कौन सा तत्व शामिल होता है, 3 गो इसका भाग पढ़े हम लोग, वो सारा है हम लोग पढ़े। लोक राजस्व, लोक व्यय, लोक उधार हम लोग पढ़े। इसके अलावा घाटे का वित्त प्रबंधन को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। लोक वित्त किसको कहते हैं वो जाने, राजकोषीय नीति किसको कहते हैं वो भी जाने हम लोग, और लोक वित्त का प्रबंधन ही आपका राजकोषीय नीति कहलाता है, वो कैसे कहलाता है वो हम लोग सभी जाने, ठीक है ना। और बजट भी राजकोषीय नीति का ही भाग होता है, बट वो 1 साल के लिए होता है, इसको भी हम लोग जाने। तो यहाँ तक तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा लोक वित्त का क्लास नंबर पहला था, और कल की क्लास में हम लोग भारत में लोक वित्त के स्रोत जानेंगे, यानी कि लोक वित्त का प्रबंधन कैसे किया जाता है, यानी कि आय का प्रबंधन, ठीक है। तो कैसे कैसे पैसा लाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो टोटल 8 तरह का लाया जाता है, 8 तरह से। तो 8 टॉपिक के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, और उसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो फिर हम लोग परसों स्टार्ट करेंगे लोक वित्त की विशेषताएं, और लोक वित्त का विशेषता भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना ही होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं।